हेलो बच्चे लोग, कैसे आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि अपन इस लेक्चर में तो मतलब ठीक है, हो जाएगा चैप्टर। अपना मैक्सिमम पोर्शन अपन इस चैप्टर में कवर करेंगे और बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, तो अच्छे से समझ लेना इसको। ठीक है, डायग्राम दिख ही रहा होगा, तुमको समझ में तो आ नहीं रहा होगा, तो उसको समझने की कोशिश मत करना, अभी 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले पिछले लेक्चर में अपन ने बात करी थी डाइजेशन ऑफ फूड की। ठीक है, अब डाइजेशन ऑफ फूड में बच्चा अपन ने क्या बात करी थी, अपन ने कार्ब का डाइजेशन कराया था। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन में अपन को ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज मिला था। ठीक है, फिर अपन ने प्रोटीन का डाइजेशन कराया तो उसमें अपन को अमीनो एसिड्स मिले। ये तो बात आ गई समझ में। फिर मैंने आपको फैट का डाइजेशन कराया। अब मैं फैट के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा, कहाँ क्या क्या होता है, लाइपेज कैसे वर्क करता है। ठीक है, फिर अपन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड पर अपना मेन टॉपिक पर आएंगे। क्लियर हो गया? अच्छा, अब ध्यान से सुन लेना, यहाँ पर मैं फैट का डाइजेशन बताऊंगी। तो अपन ने कार्ब का और प्रोटीन का डाइजेशन कर लिया था, बचा हुआ अपना फैट का डाइजेशन। तो फैट का डाइजेशन बता देती हूँ, देन स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं फैट का डाइजेशन। तो थर्ड वाला ही है अपना डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, चलो देख लेते हैं फटाफट। सबसे पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो फैट होता है वो 2 मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। बच्चों ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए, किस किस से मिलकर बनता है। एक तो ग्लिसरॉल से और एक फैटी एसिड से, पता है ना ये तो। ठीक है, एक तो ग्लिसरॉल, ये तो अब रट जाना चाहिए तुमको, और एक फैटी एसिड। बायोमोलिक्यूल में अच्छे से समझाया था ये चीज़। ठीक है, ये बात ध्यान हो गई, समझ में आ गया। तो फैट के मॉलिक्यूल में ग्लिसरॉल और फैटी एसिड दोनों होते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर ये दोनों मॉलिक्यूल अलग अलग होते हैं तो फैट का मॉलिक्यूल नहीं होता है। अब फैट जो होते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ फैटी एसिड के बिहाफ पर 3 तरीके के होते हैं। याद आ रहा है कुछ? मोनोग्लिसरॉल है ना, मोनोग्लिसरैल्डिहाइड भी बोल सकते हैं, है ना, और डाइग्लिसरॉल, और अपने कौन सा था अपने, हाँ, ग्लिसराइड्स और ट्राइग्लिसराइड्स, कुछ ऐसा ही था। ठीक है, हाँ, तो देखो मान लो मेरे पास यहाँ पर फैट का मॉलिक्यूल है। तो फैट के मॉलिक्यूल में अगर मान लो जैसे अपने पास ग्लिसरॉल था तो कुछ ऐसा ही था, CH2OH, CHOH, CH2OH, यही था अपने पास। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास फैटी एसिड जुड़ा था। ठीक है, तो इसी को ये देखो कुछ इस तरीके से बॉन्ड बना रखा था। ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो ये अपने पास पूरा का पूरा क्या है बच्चों, ये बॉन्ड बना रखा है। यहाँ पर बॉन्ड बन रखा है, तो अगर बॉन्ड बन रखा है तो ये पूरी तरह से फैट हो गया। अब याद है मैंने आपको बताया था कि ग्लिसरॉल के अंदर 3 वेरिएबल या 3 लिविंग ग्रुप होते हैं OH के। ठीक है ना, और आपको पता है कि OH होते हैं तो फिर वहाँ से वो हाइड्रोजन रिमूव कर सकता है इजीली। तो यहाँ पर फैटी एसिड जो होते हैं वो OH के ऊपर वो इसी पे डिपेंडेंट होते हैं। देखो, अगर यहाँ पर एक फैटी एसिड होगा और बाकी के सब NU है, मतलब मान लो यहाँ पर तुम्हें बताना पड़ेगा फिर। देखो, अगर सिर्फ ग्लिसरॉल के साथ एक ही फैटी एसिड जुड़ेगा तो इसे बोलेंगे अपन मोनोग्लिसराइड्स। ठीक है, अगर एक और फैटी एसिड यहाँ पर जुड़ जाए ग्लिसरॉल के साथ, 2 फैटी एसिड जुड़ गए यहाँ पर, तो इसे क्या बोलेंगे अपन, डाइग्लिसराइड। क्या बोलेंगे बच्चों? डाइग्लिसराइड बोलेंगे। और अगर तीनों फैटी एसिड जुड़ जाए, 3 फैटी एसिड एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाएंगे तो उसे ट्राइग्लिसराइड्स बोलते हैं। ये तो पता होना चाहिए बच्चों, मैंने अपन ने अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, चलो बढ़िया। तो अब मेरे पास मान लेते हैं फैट का मॉलिक्यूल ये है, क्योंकि अपन ने बात करी थी जो अपन फैट खाते हैं वो नॉर्मली ट्राइग्लिसराइड्स होते हैं, जो ट्रू तरीके के फैट होते हैं, बात करी थी अपन ने। तो मान लो कि अपने पास ये फैट का मॉलिक्यूल ये बहुत ही इनसोल्यूबल होता है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। एक बात मैं आपको बता दूँ इस बात को। अब क्या होगा, अब इसका डाइजेशन करना है। अब इसका डाइजेशन कैसे होगा, अब सुनो। अब स्टार्ट करते, जैसे मैंने आपको कार्ब में, प्रोटीन में और दोनों में बताया था, स्टार्ट करा था। तो क्या बकल कैविटी में कोई डाइजेशन होगा? नहीं होगा। बकल कैविटी में कोई भी फैट डाइजेशन एंजाइम सीक्रेट नहीं होता, तो बकल कैविटी को छोड़ो, मैं लिख दूंगी अभी, है ना। दूसरा है अपने पास, मैं लिख ही देती हूँ साथ साथ। ठीक है, अरे ये चौक का क्या करूँ मैं, है ना। पहला, क्या बकल कैविटी में होगा? तो मैं लिख देती हूँ नहीं, नो डाइजेशन, लिख दूँ यहाँ पर, नो डाइजेशन। ठीक है, ठीक है। ईसोफेगस की बात ही नहीं करेंगे, ईसोफेगस मैंने लिख ली। ठीक है, ईसोफेगस में एंजाइम सीक्रेट नहीं, तो ईसोफेगस में तो पता नहीं होता। अब बात करते हैं स्टमक में। स्टमक में बच्चों आपको याद होगा माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज था, माइल्ड गैस्ट्रिक लाइपेज था। तो यह नेग्लिजिबल डाइजेशन होता है, होता तो है, लाइपेज होता है यहाँ पर। ठीक है, लेकिन कैसा होता है, ये माइल्ड होता है, तो यहाँ पर नेग्लिजिबल डाइजेशन होता है, नेग्लिजिबल। ठीक है, बिल्कुल नाम मात्र होता है, छोटा सा दिखाने के लिए। ठीक है, एक्चुअल डाइजेशन होता है बच्चों ड्यूडिनम में, वो भी होता है पेनक्रियाटिक लाइपेज और इंटेस्टिनल लाइपेज की मदद से। तो दोनों लाइपेज, देखो बच्चों अपन को, मैंने आपको बताया था, ये अपने पास ये स्टमक था। ठीक है, और ये अपने पास ये ड्यूडिनम थी बच्चों। और कल मैंने आपको यही चीज़ बताई थी, इवन पिछले लेक्चर में बताया था कि सबसे ज़्यादा डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडिनम में होता है और सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन जेजुनम में होता है। ठीक है, बात करी थी एब्जॉर्प्शन की, अभी बात करेंगे। तो ड्यूडिनम में आपको बताया था कि जब यहाँ पर स्ट्रक्चर ये जो बन गया, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर बन गया, अब ये लिवर है, लिवर कुछ ऐसा होता है
है ना, ये लिवर है अपना, ठीक है। लिवर से यहाँ से बाइल आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से यहाँ पर पेंटिकी जूस आ रहा है, और ये सारी चीज़ें यहाँ पर ड्यूडिनम, ये क्या है, ड्यूडिनम है। तो ड्यूडिनम में यहाँ पर अपने पास इंटेस्टिनल जूस भी सीक्रेट हो गया। तो ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पर जो खाना आया, क्या मैं उस खाने को काइम बोल सकती हूँ, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड काइम बोल सकती हूँ। तो इस काइम के अंदर बाइल मिक्स हो गया, बाइल के साथ पेनक्रेटिक जूस मिक्स हुआ और इंटेस्टिनल जूस मिक्स हो गया, ठीक है। ये अपन ने कल बात करी थी। अब क्या होता है बच्चों, पेनक्रेटिक याद करो, मैंने आपको बताया था कि पेनक्रेटिक जूस में भी पेनक्रेटिक लाइपेज होता है और इंटेस्टिनल जूस में भी इंटेस्टिनल लाइपेज होता है, ठीक है। तो ये दोनों वर्क, ये दोनों एक साथ, इंटेस्टाइन का लाइपेज, पेनक्रियास का लाइपेज एक साथ आके एक साथ फैट को तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे, चलो अपन देखते हैं। देखो, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, थर्ड जो लिख रही हूँ मैं वो है डाइजेशन ऑफ फैट इन ड्यूडिनम, सही है, ड्यूडिनम। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसका डाइजेशन कहाँ होता है, ड्यूडिनम। ये तो आपको पता है सभी का डाइजेशन ड्यूडिनम में होता है। अब कैसे होता है, अब अपने पास ये है फैट का मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन अब इस मॉलिक्यूल को बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल होते हैं, ये मॉलिक्यूल है, ये भी एक है। मुझे पता है कि लाइपेज इस मॉलिक्यूल को तोड़ेगा, लेकिन बच्चों दिक्कत ये है कि ऐसे यहाँ पर फैट के साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल जुड़े रहते हैं। मान लो इस पूरे कंपाउंड को मैं ए बोल रही हूँ, मान लो एग्जाम्पल के, इस पूरे कंपाउंड, इस फैट, ये फैट है, ठीक है, इस पूरे को मैंने ए नाम दे दिया। अब दिक्कत ये है बच्चों कि ये मॉलिक्यूल अकेला नहीं रहता, ऐसे ए, फिर ए ऐसे ग्रुप में होते हैं, यानी ऐसे इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल ग्रुप में होकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं। बड़ा सा क्या बनाते हैं बच्चों, मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब है ना, उसी को अपन ग्लोब्यूल बोलते हैं शायद मेरे हिसाब से, ठीक है। अब अपन क्या होता है कि ये दिक्कत आ गई, अब यहाँ पर लाइपेज जो हो सकता है ना, लाइपेज इसको तोड़ सकता है, इन सभी के मॉलिक्यूल को एक साथ नहीं तोड़ सकता। तो अब दिक्कत ये है कि मुझे अब इन सभी ए को अलग अलग करना पड़ेगा। अब वो मैं कैसे करूँ, तो वो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले पेनक्रेटिक लाइपेज और इंटेस्टिनल लाइपेज वर्क करने से पहले बाइल, अब यहाँ पर आ गया बाइल। तो सबसे पहले जो बाइल होगा वो क्या करेगा, इमल्सिफाइड करेगा। इमल्सिफाइड का मतलब होता है इन सभी को अलग अलग करेगा, यानी इनको सभी को ए यानी सभी को छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा। क्योंकि बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर इतना बड़ा मॉलिक्यूल था, तो एंजाइम जो था, एंजाइम के पास साइट्स होती है, एक्टिव साइट्स। तो यहाँ पर इतनी बड़ी साइट्स नहीं होती एंजाइम के पास कि वो डायरेक्ट जाके हमला कर सके या फिर उसको अपना काम कर सके। इसलिए एंजाइम के काम करने के लिए बाइल क्या करता है, फैट के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है। अब मैंने आपको समझा दिया वो पार्टिकल कौन कौन से होते हैं, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल में इसको तोड़ दिया। अभी भी डाइजेशन नहीं हुआ है, अभी सिर्फ छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा है, तो उसको अपन ने बोला इमल्सिफाइड। अब यहाँ पर एंजाइम जो लाइपेज होगा वो अच्छे से इस पर वर्क कर सकता है और इसे ब्रेक डाउन कर सकता है, ठीक है। आफ्टर इमल्सिफिकेशन अब जाके होगा लाइपेज। अब जो लाइपेज अपन बात करेंगे, अब जो लाइपेज की बात करेंगे बच्चों, वो लाइपेज किसका होगा, पेनक्रियाटिक लाइपेज भी हो सकता है और इंटेस्टिनल लाइपेज भी हो सकता है। समझ में आ गया ना। बस इतना ध्यान रखो कि दोनों को दोनों एक साथ वर्क करते हैं फैट। अब फैट का मॉलिक्यूल मेरे पास अलग अलग है, अब इसको तोड़ना है। अब बच्चों अब ध्यान सुनो, देखो अब यहाँ पर ये मॉलिक्यूल ऐसा है, ठीक है। अब इस मॉलिक्यूल में मुझे तोड़ना क्या है, मैं क्या करूँगी, अगर मुझे फैट के मॉलिक्यूल को अलग अलग करना है तो फैटी एसिड को ग्लिसरॉल से अलग अलग कर दूंगी, यही करूँगी ना मैं। तो मैं क्या एक साथ तोड़ दूँगी, नहीं, लाइपेज धीरे धीरे वर्क करते हैं। तो फर्स्ट टाइम क्या होता है, क्या मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को ट्राइग्लिसराइड बोल सकती हूँ, हाँ मैम बिल्कुल बोल सकते हो, ये बात मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ, ठीक है। तो पहले लाइपेज क्या करेगा, ट्राइग्लिसराइड्स को तोड़कर डाइग्लिसराइड में बदलेगा और एक फैटी एसिड अलग निकाल देगा, धीरे धीरे तोड़ेगा। सबसे पहले लाइपेज क्या करेगा, एक फैटी एसिड को, है ना, अरे वेट, हाँ पहले इस एक फैटी एसिड को हटाएगा। तो जब एक फैटी एसिड हट जाएगा तो उस मॉलिक्यूल में कितने फैटी एसिड बचेंगे, 2 बचेंगे। तो इस मॉलिक्यूल का क्या कहलाएगा, डाइग्लिसराइड कहलाएगा। फिर दूसरी बार वापस वर्क करेगा, तो अब एक और फैटी एसिड रिमूव हो जाएगा, ठीक है। और अब क्या कहलाएगा, जब 2 फैटी एसिड रिमूव हो गए तो ये मॉलिक्यूल क्या कहलाया, मोनोग्लिसराइड। क्या कहलाएगा बच्चों, मोनोग्लिसराइड कहलाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। अब एक और बार वर्क करेगा, जब एक और बार वर्क करेगा तो फैटी एसिड एक और बार निकल जाएगा और यहाँ पर ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा। तो एंड प्रोडक्ट में मुझे 3 फैटी एसिड अलग निकल जाएंगे और एक ग्लिसरॉल अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर होता है लाइपेज का डाइजेशन इस तरीके से। समझ में आया आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। जब तक बाइल अपना काम नहीं करता है तब तक फैट का डाइजेशन अच्छे से नहीं होगा, इस बात को ध्यान रख लेना।
क्योंकि लाइपेज को काम करने के लिए सरफेस एरिया कम चाहिए, यानी इसकी सरफेस एरिया थोड़ी कम चाहिए ताकि वो अच्छे से फैल सके। बच्चों तुम सोचो इतना बड़ा मॉलिक्यूल है तो लाइपेज इतना छोटा सा है, वो कैसे वर्क करेगा? अगर इतना सा छोटा सा मॉलिक्यूल होगा तो लाइपेज अच्छे से उस पर वर्क कर सकता है। इसलिए इमल्सिफाइड करना बहुत जरूरी है फैट के मॉलिक्यूल को। और मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि फैट के मॉलिक्यूल को तोड़ना ईजी नहीं होता, इमीडिएटली काम नहीं होता, बहुत धीरे धीरे होता है एज़ कम्पेयर टू कार्ब और प्रोटीन के मुकाबले। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर एंड रिजल्ट में मुझे क्या मिलेगा? एंड रिजल्ट में मुझे ग्लिसरॉल मिलेगा, ठीक है। और कितने फैटी एसिड्स मिलेंगे? एक फैट के मॉलिक्यूल से 3 फैटी एसिड्स मिलेंगे मुझे, है ना। अरे भाई ग्लिसरॉल में कितने फैटी एसिड? 3 थे ना। अब तुम ऐसे एक एक करके लिखो, या ऐसे लिख दो, एक साथ बात तो एक ही है। तो ग्लिसरॉल अलग। अब मेरा डाइजेशन कंप्लीट हो चुका है, किसका? फैट का। समझ में आ गया? अब आपको समझ में आ गया मैम, ठीक है, ये बात हमको समझ में आ गई, ठीक है। अब बच्चों क्या होता है कि फैट के मॉलिक्यूल डाइजेशन हो गया। कभी कभी क्या होता है, फैट का मॉलिक्यूल मोनोग्लिसराइड तक ही रह जाता है, यानी मोनोग्लिसराइड तक भी फैट का एब्जॉर्प्शन, मैं भी बताऊंगी आपको ये चीज़, है ना, ये मैं भी समझाऊंगी आपको चाहे। तो अभी आप इतना ध्यान रखो कि फैट के डाइजेशन में अपन ने ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को अलग अलग कर लिया, तो इस तरीके से डाइजेशन इसका कंप्लीट होता है। क्लियर हो गया? और पीएच कितना चाहिए? पीएच 8.6 तक होना चाहिए, दोनों का कितना होना चाहिए? बेसिक। अब जो स्ट्रक्चर बन के आएगा, देखो बच्चों, अब ड्यूडेनम में मुझे एक बात बताओ, यहाँ मैं वापस बना रही हूँ तुम्हारी सहूलियत के लिए। ये अपने पास स्फिंक्टर था, यहाँ पर ड्यूडेनम, ये ड्यूडेनम है, ये ड्यूडेनम में यहाँ पर डाइजेशन हुआ, सब हो गया। तो देखो ड्यूडेनम में कार्ब का भी डाइजेशन हो गया, प्रोटीन का भी डाइजेशन हो गया, फैट का भी डाइजेशन हो गया। अब सब डाइजेशन हो चुका है, अब क्या करवाना है अपन को? एब्जॉर्प्शन कराना है। क्या करवाना है? एब्जॉर्प्शन, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन कराने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ। अच्छा हाँ, न्यूक्लियोटाइडेज और न्यूक्लियोसाइडेज का बता देती हूँ मैं आपको। न्यूक्लियोटाइडेज जो एंजाइम्स होते हैं बच्चों, अपन जो सेल्स खाते हैं, अब सेल्स कैसे खाते हो तुम? जैसे प्लांट वगैरह खाते हो, वगैरह नॉर्मली खाते हो, उसमें क्या होता है बच्चों कि डीएनए के मॉलिक्यूल होता है। अब तुम ऑलरेडी सेल खा रहे हो तो उसमें डीएनए के मॉलिक्यूल तो होगा, तो उनके डीएनए के और आरएनए के मॉलिक्यूल को तोड़ के शुगर के मॉलिक्यूल को अलग करता है। ठीक है, ये तो ईजी है, तुम अपनी बुक से देख लेना, है ना, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता। ये भी डाइजेशन ड्यूडेनम में होता है, ठीक है। अब मेन बात सुनो बच्चों, अब यहाँ पे यहाँ से ड्यूडेनम से आ जाएगा, अब यहाँ पर कौन आ जाएगा? जेजुनम। अब आ जाएगी जेजुनम, आ जाएगी। अब जेजुनम में क्या होगा? एब्जॉर्प्शन होगा। तो बच्चों ये जो डाइजेस्टिव फूड है, ये वाला, ये जो फूड है, अब ये आगे की तरफ जाएगा। तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं चाइल। क्या बोलते हैं बच्चों? चाइल। अपन ने 3 स्ट्रक्चर पढ़े थे, फर्स्ट बोलस, दूसरा काइम और तीसरा चाइल। बोलस क्या होता है? एक बोल जैसे स्ट्रक्चर होता है जिसमें सलाइवा मिक्स होता है, जो अपन स्वेलिंग करते हैं, ठीक है। दूसरा काइम। व्हाट इज काइम? काइम एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एसिडिक इन नेचर होता है, क्योंकि HCl घुला हुआ था उसके साथ, प्लस पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है, ठीक है ना। और तीसरा अपन पढ़े काइल। काइल का जो नेचर होगा बच्चों, वो कैसा होगा? बेसिक होगा, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर कैसा पीएच होता है? बेसिक होता है, बाइल और बाकियों की सभी की वजह से। तो काइल इज अ बेसिक डाइजेस्टेड फूड, डाइजेशन हो चुका है। अब जो स्ट्रक्चर जेजुनम में जाएगा आगे जाके, यानी एक बिल्कुल लसा स्ट्रक्चर जो डाइजेस्ट हो चुका है, अब पूरी तरह से बस उसको एब्जॉर्ब करना है, तो उस स्ट्रक्चर को अपन को क्या कहते हैं बच्चों? काइल या चाइल, जो भी आपको बोलना चाहो, ये कहते हैं, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि काइम का नेचर एसिडिक था, काइल का नेचर बेसिक था। किसकी वजह से था ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। इस बात को आप नोट करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। क्लियर? चलो बढ़िया। तो यहाँ पर फैट का डाइजेशन अपन ने कंप्लीट कर लिया। तो फैट के अंदर मुझे क्या क्या मिला? फैटी एसिड्स मिला, और इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर क्या मिला? फैटी एसिड के साथ साथ मुझे ग्लिसरॉल के मॉलिक्यूल मिले। क्लियर? ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है यहाँ से पूछ लेते हैं बच्चों, तो इस बात को थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जो अपना मेन टॉपिक है आज का। तो इसको मिटा दूँ, इसको हटा दूँ, देख लो भाई एक बार। स्टार्ट करें? चलो स्टार्ट करते हैं। अब अपना मेन टॉपिक एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। हटा रही हूँ मैं इसको। चलिए स्टार्ट करते हैं अब अपना मेन टॉपिक एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड ये क्या बनाया मैंने, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले यहाँ से यहाँ आ जाओ, पहले इधर देख लो। पहले आपको पता है, सबसे पहले बता दूँ, डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ हो रहा था? ड्यूडेनम में, ड्यूडेनम में हो रहा था, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कहाँ होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है जेजुनम
और इलियम दोनों में होता है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया। अच्छा अब देखो, ये जेजुनम था, ये ड्यूडिनम आया, ये यहाँ से मिक्स हुआ और ये अपना जेजुनम था, ठीक है। मैं ऐसे बना रही सिंपल, बच्चों समझ जाओ। और ये लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। हाँ, अब आपको पता है कि एब्जॉर्प्शन करने के लिए इसकी म्यूकोजा जो मेम्ब्रेन होती है वो कुछ इस तरीके की होती है। मैं डायग्राम बना रही हूँ, ध्यान से देख लो। कुछ इस तरीके की होती है। ये क्या होते हैं? विल्लाए, याद आ रहा है? कुछ विल्लाए होते हैं। और इस विल्लाए के सरफेस के ऊपर बच्चों ब्रश बॉर्डर एपिथीलियम होती है, ठीक है, जिसको अपन माइक्रोविलाई कहते हैं। याद आ रहा है कुछ? ठीक है, सेम। अब मैंने समझाने के लिए क्या करा? मैंने समझाने के लिए बच्चों एब्जॉर्ब, देखो विल्लाए क्या करेगा? म्यूकोजल एपिथेलियम की फोल्डेड स्ट्रक्चर होती है जो जेजुनम और इलियम में पाई जाती है। ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों तो करेंगे सरफेस एरिया को इंक्रीज, और ये करेगा एक्चुअली में एब्जॉर्ब फूड को। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ अंदर क्या है? यहाँ क्या है? सब म्यूकोजा। क्या है यहाँ पर? सब म्यूकोजा। ये क्या है? एपिथेलियम है, म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के अंदर ब्लड वेसल्स पाई जाती है, बात करी थी अपन ने, ब्लड वेसल्स रन करती है, ठीक है। ऐसे कुछ स्ट्रक्चर बताया था मैंने कि ब्लड वेसल्स होती है। सही, ये क्या है? म्यूकोज, सब म्यूकोजा ही तो है ये, सब म्यूकोजा। ये है म्यूकोजा, ये तो सब म्यूकोजा ही है। ये तो इसमें ब्लड वेसल्स होती है, नर्व फाइबर्स होते हैं। अब मैंने क्या करा? इस स्ट्रक्चर को खींच के लंबा कर दिया, इस स्ट्रक्चर को खींच के लंबा कर दिया। अब जब इस स्ट्रक्चर को खींच के लंबा करूँगी तो ये ऐसे नहीं आएगा, ठीक है। और इसके जब अपन लंबा करेंगे तो ये स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरीके की नहीं दिखेगी आपको, समझ में आ गया। यहाँ पर है चाइल, यहाँ है डाइजेस्टेड फूड, ये क्या है? चाइल है। अब इसके अंदर सारा फूड है, अब इसको एब्जॉर्ब होना है, इसको क्या होना है बच्चों? एब्जॉर्ब होना है। तो यहाँ पर ये फूड मटेरियल है। अब चाइल्ड में क्या क्या था? एब्जॉर्ब फूड में क्या था? ग्लूकोज था, प्रोटीन था और फैट था, जिसको डाइजेस्ट कर चुके हैं। तो ये सारे मॉलिक्यूल वही तो है, आगे समझ में। तो समझाने के लिए बताया मैंने आपको, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये है सब म्यूकोजा, तो मैं लिख देती हूँ, है ना। ये तो है सब म्यूकोजा, क्या है बच्चों? ये सब म्यूकोजा, ठीक है। और ये क्या है बच्चों? म्यूकोजा एपिथेलियम। समझ गए ना बात को बच्चों? देखो अगर ये भी समझ में नहीं आता तो फिर मैं क्या करूँ तुम्हारा, ठीक है। तो ये बात आप ध्यान रखें। अब अपन को कराना है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। सबसे पहले तो, है ना, एक बात ध्यान रखो, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कौन करता है? माइक्रोविलाई, ठीक है। और यहाँ पर ये जो सेल्स होती है, ये जो सेल्स होती है ना, एक बात बताओ, क्या ये सेल नहीं है? क्या ये सेल नहीं है क्या? हाँ मैम बिल्कुल है, ये सेल ही तो एक तरीके की, भले छोटी है, माइक्रोविलाई, इनको कहते हैं माइक्रोविलाई है, लेकिन है तो सेल्स ही। ये सेल्स किस में पाई जाती है? इंटेस्टाइन में, ठीक है। और इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं अपन? इंटेस्टाइन को बोलते हैं एंटेरो, बताया था मैंने, और पीछे साइट लगा दो। तो इन सेल्स को अपन बोलते हैं बच्चों एंटेरोसाइट सेल्स। तो एब्जॉर्प्शन कौन करता है? एंटेरोसाइट्स या माइक्रोविलाई, बात एक ही है। समझ में आ गया ना? तुम्हारे भेजे में फिट हो जानी चाहिए ये चीज़, रोग है, ठीक है। ये आया नहीं समझ में? तो ये क्या है? सेल्स ही तो है एक तरीके की। तो इनको एंटेरोसाइट, एंटेरो मतलब इंटेस्टाइन, ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइन, और साइट मतलब सेल। तो क्या मैं इनको एंटेरोसाइट सेल भी बोल सकती? हाँ मैम बिल्कुल बोल सकते हैं। नॉर्मली माइक्रोविलाई भी बोलो, लो, ठीक है। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्ब का एब्जॉर्प्शन करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन करने से पहले आपको पता है कार्बोहाइड्रेट में मुझे सिंपल फॉर्म में 3 चीज़ें मिली थी, ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ये तीनों की तीनों अलग अलग फॉर्म से क्या होते हैं? एब्जॉर्ब होते हैं। बच्चा देखो, एब्जॉर्ब होने के 3 मेथड होते हैं, मेनली 3 होते हैं। एक तो एक्टिव मेथड, एक्टिव मेथड वो मेथड, एक तो मैं नाम बता दूँ पहले, एक होता है एक्टिव मेथड, एक होता है फैसिलिटेड मेथड और एक होता है पैसिव मेथड, ठीक है। एक्टिव मेथड क्या होता है बच्चों? एक्टिव मेथड वो होता है जिसमें किसी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, बिना पैसे के नहीं जा सकता हो। फैसिलिटी मेथड क्या होता है? जिसमें फैसिलिटी प्रोवाइड होती है। फैसिलिटी का मतलब होता है यहाँ पर कैरियर प्रोटीन्स होंगे बिना एनर्जी के, वो कैरियर प्रोटीन क्या करेंगे? उसको मेम्ब्रेन के बाहर से मेम्ब्रेन के अंदर ले आएंगे। मैं बताऊंगी अभी किस किस का होता है। और जो तीसरा होता है बच्चों, वो होता है अपने पास पैसिव। पैसिव को अपन नॉर्मल डिफ्यूजन से भी रिलेट करते हैं। ये जो होता है बिना एनर्जी के होता है, इसमें क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से मोलिक्यूल लो कंसंट्रेशन में चला जाता है ईजिली, ठीक है। तो 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं किसी मोलिक्यूल के सेल के अंदर। अब अपन देखते हैं कि इतने सारे मोलिक्यूल में किस किस तरीके से मेथड होता है। स्टार्ट करें, चलो सबसे पहले बात करते हैं ग्लूकोज। बच्चों यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही अच्छे बनते हैं, तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा ना बुद्धि में फिट कर लेना, फिर रोग क्या था क्या नहीं था। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अपना, हाँ, ग्लूकोज। ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है, ग्लूकोज का जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों, वो होता है एक्टिव एब्जॉर्प्शन। एक्टिव एब्जॉर्प्शन विथ सोडियम, ये बात आपको ध्यान रखनी है। एक्टिव एब्जॉर्प्शन क्या होता है? यानी बिना एनर्जी के ग्लूकोज एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। कैसे? बताती हूँ। मान लो ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये मेम्ब्रेन है।
मेम्ब्रेन के बीच में, अरे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं है क्या, ये मेम्ब्रेन ही तो है, इसको इससे यहाँ एब्जॉर्ब करना है, तुम समझ गए ना, समझो बात को। ये देखो ये मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर भेजना है मुझे, ठीक है। अब देखो ये होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। ये क्या होते हैं बच्चों, सोडियम पोटेशियम पंप होते हैं, ठीक है। बाहर ग्लूकोज खड़ा है, मेम्ब्रेन के बाहर ग्लूकोज खड़ा है, ग्लूकोज भीख मांग रहा है कि भाई मुझे अंदर जाने दो, मुझे अंदर जाने दो, ठीक है। सोडियम इसका साथी है, बहुत पुराना, वो बोलेगा तू चिंता मत कर। अब क्या होता है, जब न्यूट्रल पोजीशन होती है, न्यूट्रल पोजीशन का मतलब होता है जब नॉर्मल पोजीशन होती है तब क्या होता है बच्चों, सोडियम अंदर रहता है और पोटेशियम बाहर रहता है नॉर्मल पोजीशन में, ठीक है। लेकिन अब ग्लूकोज आ गया बाहर, तो सोडियम बोलेगा तू टेंशन मतलब, मैं तुझे लेने आ रहा हूँ, चिंता मत कर। तो अब क्या होगा, सोडियम पोटेशियम जो पंप होगा वो ओपन होगा। तो बच्चों इस दरवाजे को खोलने के लिए यहाँ पर एक आदमी बैठा है, ठीक है, यहाँ पर एक आदमी बैठा है, उस आदमी को पैसे देने पड़ेंगे, और वो जो पैसे होते हैं वो किसकी फॉर्म में होते हैं, एटीपी के रूप में होते हैं। तो ये एनर्जी, ये आदमी इस एटीपी को तोड़ेगा, एनर्जी यूज़ करेगा और ये पंप यहाँ से ओपन करेगा। जब ये ओपन पंप करेगा तो 3 सोडियम तो यहाँ जाएंगे, 3 सोडियम तो यहाँ जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आएंगे। समझ में आ गया, क्लियर हुआ क्या बताया मैंने बोला कि यहाँ पर नॉर्मली बच्चों अंदर की तरफ होता है सोडियम और बाहर की तरफ होता है पोटेशियम, नॉर्मल जब न्यूट्रल है, जब कुछ नहीं काम हो रहा। अब बाहर भिखारी ग्लूकोज आ गया, बोले ग्लूकोज बोलना चाह रहा है कि मेरे को सेल के अंदर आना है, तो ग्लूकोज बोलेगा सोडियम से, सोडियम बोलेगा तू चिंता मत कर, मैं तुझे बाहर आ रहा हूँ लेने के लिए। लेकिन वहाँ एक आदमी खड़ा है, पंप के बाहर एक आदमी खड़ा है जो पैसे लेगा, बोले पैसे दो तभी मैं पंप खोलूँगा। तो यहाँ पर पैसा कौन है, यहाँ पर एटीपी। तो ये आदमी इस एटीपी को खर्च करके इस पंप को ओपन करेगा। तो बच्चों यहाँ पर 3 सोडियम तो बाहर जाएंगे और 2 पोटेशियम अंदर आ जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर पोलराइज हो गई मेम्ब्रेन। अब क्या होगा, अब दूसरी बार में क्या होगा, अब ये मेम्ब्रेन थी अपने पास, ये पंप था, ठीक है। अब क्या होगा, ये है ग्लूकोज, ये कौन है, ग्लूकोज है। अब यहाँ पर 3 सोडियम, यानी 3 मतलब बहुत सारे सोडियम है और यहाँ पोटेशियम है, यहाँ पर है बच्चों पोटेशियम, ठीक है, यहाँ ओपन हो रखा है। अब यहाँ पर क्या करेगा, ये सोडियम के साथ ग्लूकोज भी एंटर कर जाएगा, तो ग्लूकोज भी एंटर कर गया और सोडियम भी एंटर कर गया, ठीक है, समझ में आ गया। चिंता मत करो, पोटेशियम में बाहर चला जाएगा वो, ठीक है। पोटेशियम जैसे ये अंदर आएंगे और पोटेशियम यहाँ से बाहर, समझ में आ गया किस तरीके से जा रहा है, किस तरीके से नहीं जा रही है, क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो सोडियम के साथ ग्लूकोज का मॉलिक्यूल अंदर आ जाएगा, क्लियर हुआ। तो यहाँ पर मुझे क्या खर्च करनी पड़ी, ये ग्लूकोज जो हुआ वो हमेशा सोडियम के साथ आता है, पहली बात तो, और दूसरा सोडियम पोटेशियम पंप करने के लिए मुझे एनर्जी, इसलिए अपन ने बोला कि ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो वो एक्टिव एब्जॉर्प्शन, वो एनर्जी खर्च कहाँ होती है, वो एनर्जी खर्च होती है उस पंप को ओपन करने में, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो आगे क्लियर हो गया। अब ये ग्लूकोज यहाँ एंटर हो जाएगा, यहाँ पर ग्लूकोज एंटर हुआ, सेम ऐसे मेथड करके ये ग्लूकोज ब्लड वेसल, ये क्या है, ब्लड वेसल है, ये ब्लड है, ये पता नहीं है, तो ये तो ब्लड है, तो यहाँ पर ग्लूकोज चलो आ गया, चलो बढ़िया। अब अपन बात करते हैं फ्रक्टोज की। फ्रक्टोज का क्या बोलते हैं, जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों वो बिना एनर्जी के होता है, लेकिन बिना एनर्जी के तो हो रहा है, लेकिन ये है नवाब, इसको चाहिए फैसिलिटी, ठीक है, इसको लेने के लिए आओ। तो इसका जो एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों वो होता है फैसिलिटेट एब्जॉर्प्शन। अब फैसिलिटेट कैसे होता है मैं बता देती हूँ आपको। फैसिलिटेट मतलब होता है, यहाँ पर होता है विद द हेल्प ऑफ कैरियर प्रोटीन्स। कैसे होता है देखो, मान लो ये अपने पास ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ऐसी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हाँ मैम ऐसे ही होती है, अपन ने पढ़ा था। एक होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, एक होते हैं इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो कैरियर प्रोटीन की तरह काम करते हैं। यहाँ पर है प्रोटीन्स, यहाँ पर है प्रोटीन्स कुछ इस तरीके से होते हैं, और बाहर ही फ्रक्टोज खड़ा है, ये फ्रक्टोज खड़ा है। अब फ्रक्टोज बिना एनर्जी के अंदर जाना चाहता है, तो ये मॉलिक्यूल क्या करेगा, इसको एक बड़ा सा डॉट बना देते हैं, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको यहाँ अटैच करेगा, फिर इस मॉलिक्यूल को यहाँ अंदर, ये प्रोटीन क्या करेगा, इसको लेकर आएगा, फिर यहाँ लेकर आएगा, और ये तो यहाँ चला जाएगा, और यहाँ फ्रक्टोज यहाँ आ गया, और ये वापस से यहाँ पर आ गया। समझ गए बात को। तो यहाँ पर ये प्रोटीन ने क्या करा, इसको अटैच करा, इसको अंदर की तरफ पटका और खुद वापस बाहर चला गया। तो इस तरीके के ट्रांसपोर्ट को बोलते हैं फैसिलिटेटेड प्रोटीन, जो कैरियर प्रोटीन्स के थ्रू होता है। ठीक है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, चलो बढ़िया। तो यहाँ पर भी अपने पास फ्रक्टोज आ गया। अब बात करते हैं गैलेक्टोज की। गैलेक्टोज का भी एब्जॉर्प्शन होता है बच्चों एक्टिव एब्जॉर्प्शन, सेम एज ग्लूकोज। तो गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज जो होते हैं वो दोनों एटीपी की मदद से ही एब्जॉर्ब होते हैं और वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, गैलेक्टोज समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर इस तरीके से कार्ब का क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। क्लियर, ये बात आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन आ जाता है बच्चों, पूछ लेते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखो इस बात को। ठीक है, चलो बढ़िया। अब बात करते हैं अमीनो एसिड। अमीनो एसिड का भी सेम एज एक्टिव एब्जॉर्प्शन।
अमीनो का भी क्या होता है बच्चों, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। तो ये भी अमीनो एसिड यहाँ पर सेम ऐसा मेथड होगा, ध्यान रख लेना ना, समझा दिया मैंने एक मेथड आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अमीनो का एसिड का भी किस तरीके से होता है, इस तरीके से होता है, ठीक है। अब बात करते हैं फैट के मॉलिक्यूल की। अब सुनो बच्चों, अब ये क्या है, मोनोग्लिसराइड क्या है। तो बच्चों अभी मैंने बोला था जब फैट का मैंने डाइजेशन कराया था तो मैम आपको ये समझ में आ रहा होगा फैटी एसिड और ग्लिसरॉल तो टूट गया, लेकिन मोनोग्लिसराइड तो मैंने बोला बच्चों फैट के मॉलिक्यूल में मोनोग्लिसराइड भी कभी कभी एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिला, ठीक है। मोनोग्लिसराइड क्या होता है, एक ग्लिसरॉल के साथ एक फैटी एसिड जुड़ा है, वो भी एक बहुत छोटा मॉलिक्यूल है तो वो एब्जॉर्ब हो सकता है। तो बच्चों मोनोग्लिसराइड जो होते हैं ना वो तो एब्जॉर्ब हो जाते हैं डायरेक्ट, ठीक है। ये कैसे होते हैं बच्चों, ये जो होते हैं ना वो बाय डिफ्यूजन से होते हैं। डिफ्यूजन क्या होता है, इसमें भी एनर्जी नहीं लगती, इनकी कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है वहाँ कम है, तो ये यहाँ से यहाँ मूव कर जाएंगे, ठीक है। ये फैट सोल्यूबल होते हैं, है ना, तो ये क्या होते हैं बच्चों, ये यहाँ से यहाँ चले जाते हैं, क्या। लेकिन अब फैटी एसिड और ग्लिसरॉल की बात करें तो ये बाय स्पेशल मेथड, ये ऐसे इजीली नहीं मूव कर सकते, इन तीनों मेथड से ये नहीं जा सकते, इनको स्पेशल मेथड से आप क्या करोगे, इनको है ना अंदर की तरफ भेजोगे इनके ब्लड वेसल में। अब वो मेथड क्या है वो अपन यहाँ देखेंगे, ठीक है, वो अपन इस तरफ देखेंगे किस तरह। जो आपके बहुत क्वेश्चन आता है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, कि फैट का एब्जॉर्प्शन होता कैसे है, समझ में आ गया, ठीक है। तो अब स्टार्ट करें फैट का एब्जॉर्प्शन, एक बार देख लो। तो देखो बच्चों कार्ब का कैसे हुआ, अमीनो एसिड्स का कैसे हुआ, फलाना ढिंगाना कैसे हुआ, मैंने आपको बता दिया, एक बार देख लो। फिर अपन फैट का एब्जॉर्प्शन देखते हैं। फैट के एब्जॉर्प्शन से बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो देख लेना एक बार अच्छे से। तो मोनोग्लिसराइड तो बच्चों डायरेक्ट ब्लड वेसल में चला जाता है बाय डिफ्यूजन, बट ये दोनों डायरेक्ट ब्लड में नहीं जा सकते क्योंकि ये दोनों के दोनों बच्चों इनसोल्यूबल होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं नेचर में। तो ये मैं भी अब बात ही करती, रुक जाओ एक साथ ही बताती हूँ मैं, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, हटा दूँ, अब हटा रही हूँ मैं इसको, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, एब्जॉर्प्शन ऑफ फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, ठीक है। चलो देखो, सबसे पहले तो सेम ऐसे बनाऊंगी मेम्ब्रेन, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये अपने पास वो थी, क्या थी ये, माइक्रोबिलाई थी, इंट्रोसाइट्स थी, और ये सब म्यूकोसा है, ब्लड वेसल अपन बाद में देखेंगे। अब सुनो, यहाँ पर अपने पास क्या है, फैटी एसिड है और ग्लिसरॉल है। अब मैं एक इन दोनों को एब्जॉर्ब होना है, इन दोनों को अंदर जाना है, तो इसमें किसी एक का बता दूँ मैं। तो मान लो कि अपने पास ये पूरा ये मॉलिक्यूल है, ये पूरा मॉलिक्यूल है, ठीक है। ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल है, इन दोनों में से कोई एक भी मान लो, ठीक है। अब बच्चों ये जो मॉलिक्यूल होता है ये होता है हाइड्रोफोबिक। कैसा होता है बच्चों, हाइड्रोफोबिक होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक मतलब होता है वाटर हेटिंग, वाटर से प्यार नहीं करता ये, इसको वाटर से बहुत डर लगता है। और आपको पता है कि सेल्स का जो मीडियम होता है यहाँ पर वाटर होता है, तो ये तो ईजिली इन्वॉल्व ही नहीं होगा, ये तो दूर भागेगा पानी से, इसलिए ये माथापौड़ी होती है। तो अब मेरे को इसको हाइड्रोफिलिक बनाना पड़ेगा। अब हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए बच्चों देखो, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल का जो मॉलिक्यूल होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, वो पानी के साथ डिसॉल्व नहीं होता, पानी से दूर भागता है। अब मैं सेल के अंदर ले जाना चाह रही हूँ, तो सेल के अंदर तो साइटोप्लाज्म है ना, तो उसमें तो पानी है, अगर उसके अंदर पानी है तो वो तो उससे दूर भागेगा, तो उससे एब्जॉर्ब कैसे होगा। तो पहले इस मॉलिक्यूल को, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अपन को चारों तरफ से हाइड्रोफिलिक बनाना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोफिलिक बनाएगा कौन, और वो बनाएगा बाइल। बाइल में बच्चों मैंने बताया था, बाइल के अंदर बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट्स होते हैं, बात करी थी अपन ने, बाइल में क्या प्रेजेंट होता है, बाइल सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या होगा, जो बाइल सॉल्ट्स होगा, तो बाइल सॉल्ट्स में बच्चों कुछ इस तरीके का होता है, एक टेल होती है और ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये जो टेल होती है ये तो होती है है ना फोबिक, और ये होती है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। तो अब इस स्ट्रक्चर के साथ क्या होगा बच्चों, यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर ये फैट का मॉलिक्यूल था, और ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर बन जाएगा यहाँ, ठीक है, ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ये स्ट्रक्चर यहाँ आएगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ आएगा, ये स्ट्रक्चर यहाँ आएगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर यहाँ आएगा, है ना। और अब ये हाइड्रोफिलिक बन गया, क्योंकि बाइल सॉल्ट्स का ऊपर वाला पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक, ठीक है। अब ये क्या होगा, ये यहाँ एब्जॉर्ब होगा। इस स्ट्रक्चर को बच्चों अपन बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको मिसेल बोलते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ एब्जॉर्ब होगा, कहाँ अंदर चला गया, तो ये देखो अंदर चला गया, ये
ठीक है। अंदर जाने के बाद फिर ये थोड़े नीचे जाएगा, ठीक है, नीचे चला गया। अब क्या होगा, जैसे ही थोड़ा नीचे की तरफ जाएगा तो अब यहाँ से बाइल सॉल्ट्स तो रिमूव हो जाएंगे और इसकी चारों तरफ एक प्रोटीन की लेयर बन जाएगी, ठीक है, क्योंकि मुझे बाइल सॉल्ट को रिमूव करना है और इसको वापस से, है ना, अंदर की तरफ भेजना है। लेकिन अगर मैंने बाइल सॉल्ट को रिमूव कर दिया तो वापस हाइड्रोफोबिक बन जाएगा। तो इसके चारों तरफ मुझे एक प्रोटीन की लेयर बनानी पड़ेगी और वो कौन बनाता है, गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी जो होती है, गोल्जी बॉडी जो होती है वो प्रोटीन की लेयर बनाती है ना, लेयर, ये कवरिंग बनाती है सराउंडेड बाय फैट। समझ में आ गया, समझ गए ना बात को, ठीक है। अब ये जो स्ट्रक्चर होता है ना, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। जो स्ट्रक्चर ये बना ना, ये था ना अपना स्ट्रक्चर, ठीक है, ये है प्रोटीन की लेयर और ये है फैट का मॉलिक्यूल। तो इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं अपन काइलोमाइक्रोन, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं काइलोमाइक्रोन। अब क्या होगा यहाँ पर, ये स्ट्रक्चर अब अंदर की तरफ एब्जॉर्ब होगा। अब कैसे होगा बच्चों, अब सुनो, याद होगा जैसे अपन ने बात करी थी, ये होता है ना, ठीक है, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर ये स्ट्रक्चर ये रहा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर है। अब यहाँ पर बच्चा ब्लड वेसल के साथ साथ यहाँ पर एक और स्ट्रक्चर होती है जिसका नाम है लिम्फेटिक वेसल। याद आ रही है कुछ, लिम्फेटिक वेसल, ठीक है, ये लिम्फेटिक वेसल होता है। अब ये क्या होती है, लिम्फेटिक वेसल है। लिम्फेटिक वेसल नॉर्मली वाइट कलर की होती है बच्चों, लेकिन वो दिखती पेल क्यों है, अब इसका रीज़न देखते हैं। अभी काइलोमाइक्रोन क्या होगा, इस लिम्फेटिक वेसल्स के चारों तरफ यहाँ आ जाएगा। तो लिम्फेटिक वेसल क्या करेगी, इन काइलोमाइक्रोन्स को क्या करेगी, स्टोर कर लेगी और अब ये कहलाएगा लैक्टियल। तो बच्चों इस फैट की वजह से, इस मॉलिक्यूल की वजह से लिम्फेटिक वेसल येलो कलर की दिखाई, पेल येलो कलर की दिखाई देती है, हल्की पीले रंग की दिखाई देती है, इसीलिए इसको लैक्टियल्स कहते हैं। तो जब काइलोमाइक्रोन्स नहीं था तब तो ये लिम्फेटिक वेसल थी। जब लिम्फेटिक वेसल में काइलोमाइक्रोन आ जाते हैं तब उसको अपन लैक्टियल कहते हैं। बच्चों लैक शब्द होता है येलो कलर से रिलेटेड, समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये स्ट्रक्चर होगा, क्लियर। अब बच्चों ये अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैम आपने इसको डायरेक्ट ब्लड में क्यों नहीं जा सकता, ये अपनी ब्लड वेसल थी, ये अपनी क्या है, ब्लड वेसल थी, ठीक है। पहली बात तो बच्चों अगर ये ब्लड वेसल में चला जाता तो ये ब्लड को ब्लॉक कर देता, क्योंकि बच्चों ब्लड वेसल्स जो होते हैं ब्लड में जाएगा ये, लेकिन अभी नहीं जाएगा जब तक, क्योंकि बच्चों इतनी माथापड़ी करने के बाद इनको पहले स्टॉप, क्योंकि बच्चों मैंने आपको पहले ही बोला था, एक चीज़ बताई थी, फैट का एब्जॉर्प्शन और डाइजेशन इमीडिएटली नहीं होता। जब फैट में जब कार्ब और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसके बाद फैट का एब्जॉर्प्शन होता है। और अभी ऐसा ही नहीं है कि लिम्फेटिक वेसल लेके जाएगी, नहीं, अभी आगे जाके ये अब आगे जाके आर्टरीज और वेन्स में ओपन होगी, आर्टरीज और वेन्स में ओपन होगी और आर्टरीज वेन्स जो होगी उसको इस काइलोमाइक्रोन्स को लेकर जाके मेटाबॉलिज्म करवाएंगे। अब कैसे करेंगे वो आगे की बात है, लेकिन बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि ये डायरेक्ट नहीं एब्जॉर्ब हो सकता, क्योंकि बच्चों पहली बात तो फैट का जो मॉलिक्यूल है उसकी चारों तरफ ऐसी लेयर बनानी पड़ती है ताकि वो डिज़ोल्व हो जाए, डिफ्यूज़ कर सके। ब्लड में वाटर की कंटेंट ज़्यादा होती है, इससे डायरेक्ट फैट का मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, इसलिए माथापड़ी हमें करनी पड़ी। और दूसरी बात ये है कि ये मॉलिक्यूल बहुत डेंस होता है, बहुत ही गाढ़ा होता है, तो इसको ब्लड में ले जाना है लेकिन इतनी जल्दी नहीं, ठीक है। तो यहाँ जाता है लेकिन डायरेक्टली नहीं जाता, तो उसके रीज़न बहुत है, तो आप इसको बात तो ध्यान रखना। तो आगे समझ में, तो सबसे पहले क्या हुआ, ये मॉलिक्यूल जो था फैट का मॉलिक्यूल वो हाइड्रोफोबिक था, इसको हाइड्रोफिलिक बनाने के लिए बाइल सॉल्ट्स ने इसके चारों तरफ से घेर लिया। तो बाइल सॉल्ट्स ने इसको घेर लिया, तो बाइल सॉल्ट्स का जो हेड वाला पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है और टेल वाला पार्ट हाइड्रोफोबिक होता है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा, तो इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं मिसेल। अब ये स्ट्रक्चर एब्जॉर्ब होगा अंदर की तरफ इंटरसाइड इसको एब्जॉर्ब करेगी। तो अब क्या होगा यहाँ पर, अब गोल्जी बॉडी इसकी चारों तरफ बाइल सॉल्ट्स को रिमूव करके किसका लेयर बना देगी, प्रोटीन की लेयर, इसको अकेला नहीं छोड़ सकता है अभी भी, ठीक है। फिर ये स्ट्रक्चर अंदर की तरफ किसके लिम्फेटिक वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब हो जाता है और फिर ये लैक्टियल कहलाता है, फिर इसको आगे जाके सर्कुलेट कर देते हैं। समझ में आ गया, क्लियर होगी बात, ध्यान रखना है। ये क्वेश्चन आपके पूछा जाता है, काइलोमाइक्रोन्स क्या होते हैं, तो काइलोमाइक्रोन्स प्रोटीन से कवरिंग एक स्ट्रक्चर होती है जिसमें फैट का मॉलिक्यूल होता है बीच में, जो कि गोल्जी बॉडी बनाती है। ध्यान रखना, अरे गोल्जी बॉडी का फंक्शन क्या था, मॉडिफिकेशन करना, तो याद आ रहा है कुछ, तो ये मॉलिक्यूल आया है ना, बाहर से मॉडिफाइड होकर निकल गया, याद करो अपन ने बाहर पढ़ा था ये सब चीज़ें, तो अपना कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड अपना कंप्लीट होता है, और एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सबसे ज़्यादा होता है जेजुनम में, देन इलियम में होता है, ठीक है। अब बात करते हैं लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन बच्चों एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का और सॉल्ट्स का। अगर ये बाइल सॉल्ट्स, ये तो काम के हैं, अगर ये अपनी बॉडी से बाहर निकल जाएंगे, सारे के सारे एंजाइम वगैरह बाहर निकल जाएंगे, तो काम कैसे चलेगा। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, बाइल सॉल्ट्स, सम एंजाइम्स का क्या करता है, एब्जॉर्प्शन करवाता है और मैक्सिमम वाटर को क्या करवाता है, लॉस होने से बचाता है। तो मैक्सिमम, और बाकी जो बच्चा कुछ खाना है ना वो अपने कहाँ चला जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम में थ्रू होते हैं, एनएस के थ्रू बाहर आ जाते हैं। तो आपको ध्यान है, समझ में आ गया। एनसीईआरटी में एक टेबल दे रखी है आपके सबसे एंड में, शायद ऑरेंज कलर की टेबल है, जिसमें स्टमक,
पेनक्रियास, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ऐसा कुछ दे रखा है आपके, ठीक है। बकल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये चारों के बारे में आपको बता रखा है। इसको पढ़ लेना एनसीईआरटी की लाइन को अच्छे से कि किस किस कुछ मात्रा में बच्चों ड्रग्स होते हैं, अल्कोहल होता है, तो थोड़ा सा ड्रग्स देखो मैं आपको बताती हूँ। ये तो एब्जॉर्प्शन नॉर्मल हो गया। कुछ अल्कोहल, ड्रग्स, कुछ दवाइयाँ वगैरह होता है, उनका एब्जॉर्प्शन आपके बकल कैविटी में भी हो जाता है बच्चों। अब आप बोल मैं बकल कैविटी में एब्जॉर्ब कैसे होता है बच्चों ना, कभी आपने नोटिस करा होगा कि जब कोई इंसान है ना अपना मुंह नहीं खोल पाता, हेडेक में चला जाता है, मतलब कोमा में चला जाता है, वो निगल नहीं सकता किसी चीज़ को, तो हमको उसको दवाई देने के लिए जीभ के नीचे रखते हैं। तो जीभ के नीचे जब उसको रखते हैं तो वो डिज़ोल्व हो जाता है और वो एब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में। तो अपनी बॉडी में जब अपन दवाई लेते हैं तो कुछ मात्रा में बकल कैविटी अपनी ड्रग्स और अल्कोहल का एब्जॉर्प्शन करती है, ठीक है। इसके साथ साथ स्टमक भी ड्रग्स, वाइटामिन्स और एब्जॉर्प्शन करती है, मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में मिनरल वगैरह का एब्जॉर्प्शन हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको देख लेना एक बार, उसमें सारी चीज़ें लिख रखी है, आप इसको पढ़ लेना, ठीक है। मैंने बता दिया आपको, पढ़ लेना उसको, फिर बोलोगे मैम क्वेश्चन कहाँ से आ गया, ठीक है। तो ये अपना एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड कंप्लीट हो गया। अब मुझे आपको 2-3 टर्म्स बताने हैं कि एक तो बताना है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल, क्या था उसका नाम, हार्मोन, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स ये है। दूसरा गैस्ट्रो हार्मोन बताना है। दूसरा मुझे बताना है आपको हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, ठीक है। बहुत इजी, छोटे छोटे टर्म्स है। एक बताना वाइटामिन्स, ठीक है। तो ये 2-3 टर्म्स हैं। और तीसरा मुझे बताना है, लास्ट अपन करेंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस लेक्चर में तो इतना ही है, अगले लेक्चर के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे, निपटाएंगे। छोटे छोटे हैं टॉपिक, आधे घंटे का टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, ठीक है। तो अगले लेक्चर में उसको तीनों को अपन कंप्लीट करेंगे, ठीक है। चलो पढ़ते रहो अच्छे से, एनसीईआरटी पढ़ते रहो, ठीक है। थैंक यू।